नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे उस जादूगर की अंतिम विदाई जिसने एक छोटे से टापू को एशिया का टाइगर बना दिया, जिसके प्रबंधन के कसीदे उसके जाने के बाद भी पढ़े जाएंगे। साथ ही दिखाएंगे एक बार फिर से किस तरह ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसके अलावा भी होंगी मनोरंजन की बातें, कुछ और भी होंगी अहम खबरें। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह 10 मिनट में दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। भारत पर हमले के लिए लश्कर-ए-तैयबा ने सरहद के नजदीक अपना अड्डा बनाया है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू बॉर्डर से 3 किलोमीटर से भी कम दूरी पर लश्कर ने पाकिस्तानी सेना की मदद से नए लॉन्च पैड तैयार किए हैं। यहां से आत्मघाती हमलावर भारत पर हमले की फिराक में है। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद हमले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कई बार इन आतंकी कैंपों का दौरा कर चुका है। जम्मू को टारगेट वो बना रहे हैं, तो हमारी सक्षम एजेंसियां जो आउट इनपुट मिला है इस सब के आधार पर सक्रिय रहेंगी और उनके हर इरादे को नाकामयाब किया जाएगा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू बॉर्डर से लगते इलाकों में 8-10 आतंकी कैंप बनाए गए हैं। पीओके में ट्रेनिंग पा चुके 12-15 आतंकियों को इन कैंपों में रखा गया है, जो मौके की ताक में है। लश्कर के अलावा तहरीक-ए-तालिबान के भी कुछ आतंकियों के इन ट्रेनिंग कैंपों में होने की खबर है। पाकिस्तान की तरफ से भारी फायरिंग की आड़ में इन आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की साजिश की जाती है। बीजेपी दुनिया में सबसे ज्यादा सदस्यों वाली पार्टी बन गई है। बीजेपी के सदस्यों की संख्या 8 करोड़ 68 लाख तक पहुंच गई है। 31 मार्च को बीजेपी का सदस्यता अभियान खत्म होने वाला है। उससे पहले ही बीजेपी सदस्यता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। अभी तक चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी करीब 8 करोड़ 30 लाख सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। चीन में सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य बनना जरूरी है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद 1 नवंबर 2014 को बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ था। सदस्यता अभियान की टैगलाइन थी सशक्त भाजपा, सशक्त भारत। बीजेपी ने लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए मिस कॉल और टोल फ्री SMS सर्विस शुरू की थी। साथ ही बीजेपी ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर स्टॉल लगाकर लोगों को पार्टी का सदस्य बनाया। सदस्यता अभियान शुरू होने से पहले बीजेपी सदस्यों की संख्या करीब 3.25 करोड़ थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मधुर करने के लिए अहम कदम उठा रहे हैं। चीन अन्य देशों से अपने संबंध अच्छे रखना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों के साथ करीबी संबंध रखने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि वो सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संबंध और सहयोग समझौते पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। हेनान में आयोजित फोरम फॉर एशिया के सालाना सम्मेलन में चीन राष्ट्रपति ने बताया कि चीन 8 पड़ोसी देशों के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर चुका है और अब आसियान देशों के साथ इस बारे में बातचीत कर रहा है। इस दौरान चीन के मैरीटाइम सिल्क रोड परियोजना का बचाव करते हुए उन्होंने भारत से भी इसका हिस्सा बनने की अपील की है। इस सम्मेलन में नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण यादव, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना सहित दुनिया भर के करीब 15 नेताओं ने हिस्सा लिया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और टाटा समूह के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा सहित 1800 विदेशी अधिकारी और कारोबारी भी इस दौरान मौजूद थे। सीरिया के विद्रोही लड़ाकुओं ने देश के उत्तर पश्चिमी शहर इदलिब पर कब्जा कर लिया है। ह्यूमन राइट्स संगठन सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक शनिवार को अहरार अल इस्लाम, जुंद अल अक्सा, नुसरा फ्रंट गुटों ने शहर पर कब्जा जमा लिया है। इस्लामिक स्टेट के रक्का पर काबिज होने के बाद इदलिब दूसरा शहर है जो विद्रोहियों ने सरकारी सैन्य बलों से जीत लिया है। 4 साल पहले शुरू हुए सीरिया के इस गृह युद्ध में अब तक तकरीबन 2 लाख सीरियाई नागरिक मारे जा चुके हैं और 1 करोड़ 10 लाख लोगों का घर बार छूट चुका है। ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक चरमपंथी गुटों ने 4 दिन चले हिंसक संघर्ष के बाद शहर पर कब्जा किया है। सीरिया ने अभी इस हार की पुष्टि नहीं की, लेकिन ये तो तय है कि ये राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के लिए एक बड़ा धक्का होगा। अहरार अल इस्लाम और नुसरा फ्रंट के समर्थकों ने विद्रोहियों की इदलिब में जश्न मनाते हुए तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। हूती विद्रोहियों को निशाना बना रहे अरब गठबंधन के लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी सना में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर बमबारी की और सना में ही दूसरी जगहों पर 15 विद्रोही समर्थक सैनिकों को मार डाला। हूती विद्रोहियों और पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सलेह के समर्थक सैनिकों पर लगातार 4 दिन से कार्रवाई की जा रही है। इन हमलों के दौरान सऊदी की तरफ से जो हवाई हमले किए गए उसमें सना एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। राजधानी में इस वक्त हूती विद्रोहियों का कब्जा है।
इसी बीच सना में अल सुबह बेस पर विद्रोही रिपब्लिक गार्ड के हेडक्वार्टर पर रात भर हुए हवाई हमले में 15 सैनिक मारे गए। उधर यमन के विदेश मंत्री का कहना है कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के नेतृत्व में किए जा रहे हवाई हमले जल्द से जल्द खत्म होने चाहिए। बता दें आपको कि हूती विद्रोहियों ने यमन की काफी हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था और राष्ट्रपति अब्दर बू मंसूर हादी को देश छोड़कर भागना पड़ा। दक्षिणी फ्रांस के एल्प्स पहाड़ियों में 24 मार्च को क्रैश हुए विमान के दूसरे ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। हेलीकॉप्टर्स लगातार फ्रेंच एल्प्स में क्रैश हुए जर्मन विंग्स प्लेन को लेकर रिकवरी ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। विमान का एक ब्लैक बॉक्स तो बरामद किया जा चुका है, लेकिन दूसरे ब्लैक बॉक्स की खोज नाइस से 100 किलोमीटर की दूरी वाले इलाके में जारी है। उम्मीद है कि दूसरा ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद प्लेन के इंस्ट्रूमेंट से जुड़े डेटा भी रिकवर हो सकेंगे। विमान के पहले ब्लैक बॉक्स के वॉइस रिकॉर्डर का डेटा एनालाइज करने के बाद ही एक जर्मन न्यूज़पेपर के हवाले से ये खबर आई थी कि विमान के को पायलट एंड्रियास ने ही विमान को जानबूझकर क्रैश किया था और इस मामले में आगे भी जांच पड़ताल जारी है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक लिबिट्स मानसिक तौर पर बीमार था और पिछले 6 साल से गहरे डिप्रेशन में था, जिसने अपनी मेडिकल रिपोर्ट छुपाकर फ्लाइट में बोर्ड किया था और आखिरकार प्लेन को पहाड़ियों में 150 यात्रियों और क्रू मेंबर्स सहित क्रैश कर दिया। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने मरने से पहले अपनी ज्यादातर संपत्ति दान करने की घोषणा की है। फॉर्च्यून पत्रिका को दिए गए एक इंटरव्यू में टिम कुक ने कहा है कि वो 10 साल के अपने भतीजे के कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा निकालकर बाकी सारी संपत्ति दान कर देंगे। दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफे वाली कंपनी के सीईओ के पास $80 करोड़ यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। इस घोषणा के बाद वो उन अमीरों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति दान की है। इनमें फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी शामिल हैं। 5 साल पहले अरबपति इन्वेस्टर वॉरेन बफेट और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने द गिविंग प्लेस नाम के अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का मकसद विश्व के तमाम अमीर लोगों को अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा दान देने के लिए मनाना है। जकरबर्ग और 100 से ज्यादा अमीर अपनी संपत्ति दान करने के लिए नैतिक प्रतिबद्धता पर दस्तखत कर चुके हैं। फरवरी 2014 में कुक की ग्रॉस सैलरी में 43% की बढ़ोतरी हुई और ये बढ़कर $92 लाख प्रति वर्ष पहुंच गई थी। फॉर्च्यून पत्रिका के मुताबिक उनके पास करीब $12 करोड़ मूल्य के एप्पल के शेयर और $66.5 करोड़ के अन्य शेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप के खिताब पर 5वीं बार कब्जा जमा लिया है। मेलबर्न में खेले गए वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराते हुए 5वीं बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले 1987, 1999, 2003 और 2007 में वर्ल्ड कप के खिताब पर कब्जा जमाया था। जीत के लिए मिले 184 रन के छोटे से टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने 33.1 ओवर में 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। अपने शानदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को एक तरफा बना दिया और न्यूजीलैंड की टीम कभी भी मैच में ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देती नजर नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया के लिए आखिरी वनडे मैच खेल रहे कप्तान माइकल क्लार्क ने शानदार 74 रनों की पारी खेली। उनके अलावा वार्नर ने 45 और स्मिथ ने 50 रनों की पारी के साथ ऑस्ट्रेलिया को जीत के मुकाम तक पहुंचाया। इस जीत के साथ ही अपना आखिरी वनडे खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क ने यादगार अंदाज में वनडे क्रिकेट को अलविदा कहा। क्लार्क ने फाइनल से पहले ही घोषणा की थी कि वर्ल्ड कप फाइनल उनका आखिरी वनडे होगा। पॉप स्टार कैटी पेरी यूरोपियन कॉन्सर्ट से फुर्सत पाकर लॉस एंजलिस पहुंची। यहां इस हॉट पॉप सिंगर ने अपने अपकमिंग एल्बम का प्रमोशन भी किया। जल्द ही कैटी पेरी का अगला एल्बम कैटी पेरी द प्रिज्मेटिक वर्ल्ड टूर मार्केट में होगा और फिलहाल कैटी पेरी इस एल्बम को सक्सेसफुल बनाने के लिए जोर शोर से प्रमोशन में लगी हुई हैं। 2 घंटे की इस फिल्म में खासतौर पर पेरी की लाइव परफॉर्मेंसेज कलेक्ट की गई हैं, जो उनके 2014 के यूएस टूर और बैक स्टेज इनसाइट्स से लिए गए हैं। पेरी का कहना है ये फिल्म उनके अपने स्टाइल की कहानी कहती है, जिसमें वो कलरफुल आउटफिट्स और अलग अलग हेयर स्टाइल्स में दिखी हैं। पेरी ने पिछले साल 130 लाइव परफॉर्मेंसेज दी और उन्हें लोगों का भरपूर सपोर्ट भी मिला और अब पेरी पर बनाई गई फिल्म एपिक्स केबल और सैटेलाइट नेटवर्क पर भी दिखाई जा चुकी है। पेरी अभी भी ये प्रमोशन अपने यूरोप टूर के बीच में ही कर रही हैं, जिसके बाद वो एक बार फिर लाइव परफॉर्मेंसेज में बिजी हो जाएंगी।
पेरिस जू में रहने वाले एनिमल्स को अब यहां आने वाले लोग काफी नजदीक से देख सकेंगे। दरअसल महीने भर के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्लान के तहत अप्रैल में एनिमल्स की सीक्रेट लाइफ को यहां आने वाले सैलानियों से शेयर किया जाएगा। एनिवर्सरी इवेंट में बैक स्टेज एक्सेस भी शामिल है, जिसमें वो जगह दिखाई जाएंगी जहां जानवरों को खिलाया जाता है और उन्हें मेडिकल केयर दी जाती है। दरअसल इस तरह से पेरिस जू का प्रशासन यहां आने वाले लोगों का इंटरैक्शन जानवरों से और बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा यहां आने वाले लोगों को जू में मौजूद और भी कर्मचारियों से मिलवाया जाएगा और उनके कामों से भी परिचित कराया जाएगा। इनमें वेट्स, जू कीपर्स और गार्डनर्स भी शामिल होंगे। लोगों को शेफ वेट और साइंटिफिक डायरेक्टर से भी मिलने का मौका मिलेगा, ताकि उन्हें जू के बैक स्टेज में चलने वाले कामों और उसमें पेश आने वाली चुनौतियों के बारे में पता चल सके। जू की एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, जो पूरे महीने चलेगा। और सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली क्वान यू के अंतिम संस्कार में आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंचे। भारत में सिंगापुर के राष्ट्रपिता ली के सम्मान में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी रहा। उनके तमाम प्रशंसकों की मौजूदगी के बीच सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली का अंतिम संस्कार हुआ और पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत का वफादार दोस्त और ग्लोबल थिंकर कहा। सिंगापुर के करिश्माई प्रधानमंत्री और दुनिया की महान शख्सियतों में गिने जाने वाले ली क्वान यू की अंतिम विदाई के मौके पर पूरे सिंगापुर की आंखें नम थी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर सिंगापुर पहुंचे और उन्होंने ली को एक वफादार दोस्त के तौर पर याद किया। इन इंडिया वी डीपली वैल्यूड हिज फ्रेंडशिप and his support for India's economic progress and a global role. सिंगापुर के जनक ली क्वान यू को नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के खास दोस्त को एक महान ग्लोबल विचारक और दुनिया के प्रेरणा स्रोत बताया। 91 साल के ली ने 50 साल से भी ज्यादा वक्त तक सिंगापुर को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। आज का सिंगापुर जो भी है वो ली क्वान यू का चमत्कार है। सिंगापुर इज अ की पिलर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो हिज विजन इज कमिंग ट्रू। द सीड्स ही सॉड आर बीइंग फ्रूट्स टुडे। दोपहर 12:30 बजे ली का पार्थिव शरीर संसद भवन से निकला। वहां से उनको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लाया गया। कुछ देर तक पार्थिव शरीर को यूनिवर्सिटी कल्चरल सेंटर में रखा गया। यहां उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद ली के पार्थिव शरीर को शमशान ले जाया गया। आज ऐसा लगा जैसे सिंगापुर भी अपने राष्ट्रपिता के जाने से उदास हो गया हो। लगातार हो रही बारिश के बावजूद सड़क के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबी लोगों की लाइन लगी रही। पीएम मोदी के अलावा दुनिया भर से कई नेता ली क्वान यू के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। मोदी के दोस्त जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी सिंगापुर में मौजूद थे। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क ग्यून हेई, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी अबोट भी ली क्वान यू को अंतिम विदाई देने पहुंचे। पीएम मोदी अपने इस दौरे में सिंगापुर के कई और नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। बायलैटरल टॉक्स नहीं होंगे, लेकिन अगर वो वहां पर जो स्टेट फ्यूनरल सर्विसेज में मिले तो शायद वो बात कर सकते हैं, क्योंकि कई लीडर्स ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर जानते हैं उन लोगों को, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर आबे हैं और दूसरे जो आएंगे जो प्राइम मिनिस्टर जानते हैं, वो शायद मुलाकात होगी, बात भी होगी। करीब 5 लाख से ज्यादा लोग सिंगापुर के पीएम ली क्वान यू को अंतिम विदाई देने आए और वो भी शायद ये सोच रहे होंगे कि बेहद मुश्किल हालात में सिंगापुर के पीएम बने ली क्वान यू ने ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाई कि सिंगापुर 40 साल से लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। लेकिन अपने राष्ट्रपिता की कमी उन्हें हमेशा अखरती रहेगी।
सिंगापुर से राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ली कुआन यू को विकास पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सिंगापुर जैसे उजड़े हुए टापू को क्या से क्या बना दिया। यह सिंगापुर की तस्वीर देखकर पता चलता है उनकी मेहनत और उनके विजन के चलते आज वो जगह एशिया का टाइगर है जो कभी उजड़ी हुई थी। देखिए ली कुआन की वो सोच जिसने उन्हें अमर बना दिया। सिंगापुर में अगर आज भी कुछ गलत हो रहा होता तो शायद ली कुआन अपनी आवाज उठा देते। Even from my sick bed, even if you are going to lower me into the grave and I feel that something is going wrong. ये ली कुआन यू की सोच और कुछ कर दिखाने का जज्बा था जिसने सिंगापुर को उस मकाम तक पहुंचा दिया जिसकी कल्पना 50 साल पहले नहीं की जा सकती थी। ली ने 23 मार्च को 91 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। सिंगापुर में न तो कोई नदी है न कोई प्राकृतिक संसाधन, बावजूद इसके दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के दफ्तर सिंगापुर में हैं। सिंगापुर के लोगों के रहन सहन का स्तर दुनिया के किसी भी विकसित देश को टक्कर देता है। जिस मुल्क के आसपास के देश चीन और भारत जैसे बड़े और दुनिया के सबसे आबादी वाले देश हों, उस देश के लिए अपने वजूद को कायम रखना किसी चुनौती से कम नहीं। 1960 में ब्रिटेन से और 1965 में मलेशिया से आजादी के बाद सिंगापुर ने इजराइल को मॉडल माना क्योंकि इजराइल भी एक छोटा मुल्क होने के साथ चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है। सिंगापुर के पास कोई खास सैन्य बल नहीं है, लेकिन वहाँ हर नागरिक का सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। ली कुआन यू 1959 से लेकर 1990 तक देश के प्रधानमंत्री रहे और पद छोड़ने के बाद भी मार्गदर्शक की भूमिका निभाते रहे। लेकिन इस दौरान सिंगापुर को इस नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए ली कुआन यू को भी कई कड़े और समझदारी भरे फैसले लेने पड़े। पूरी दुनिया में सिंगापुर ही ऐसा देश है जहां व्यापार करना सबसे आसान है। इसके लिए देश के कानूनों को लचीला बनाया गया, व्यापार पर लगे टैक्स को बेहद कम रखा गया, हड़ताल से जुड़े कानूनों को कमजोर किया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। विदेशी निवेशक तो सिंगापुर की तरफ आकर्षित हो ही रहे थे, लेकिन सिंगापुर की खुद की कोई इंडस्ट्री नहीं थी। ऐसे में सरकार ने फैसला किया कि वो सरकारी कंपनियां खोलेगी। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को शॉर्ट टर्म बिजनेस ट्रेनिंग दी गई और इन सरकारी अधिकारियों को ही इन कंपनियों का इंचार्ज बना दिया गया। इसकी सबसे बढ़िया मिसाल है सिंगापुर एयरलाइंस, जिसके पास न सिर्फ दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों का बेड़ा है, बल्कि सिंगापुर एयरलाइंस पुराने विमानों को सबसे तेजी से बदलती है। ली कुआन यू ने सिंगापुर एयरलाइंस की शुरुआत की। शुरुआत में ही साफ कर दिया गया कि इसका मकसद मुनाफा कमाना है। एक वक्त पर भारत की तरह सिंगापुर भी स्लम और झुग्गियों की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन सरकार ने ऐसे लोगों के लिए घर बनाने की ठानी। इन्हें किराए पर लेने के बजाय लोगों को इन्हें ईएमआई पर खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि लोग इन मकानों को अपना मानकर इसका रख रखाव करें। ली ने सिंगापुर के लोगों को विनम्र होना सिखाया, उन्हें कम आवाज करना, शौचालय में फ्लश करना और च्युइंगम न चबाने जैसे अनुशासन सिखाए। साफ सफाई और धार्मिक सहिष्णुता के मामले में भी सिंगापुर को आदर्श माना जाता है। एशिया में सिंगापुर एकमात्र ऐसा देश है जिसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जैसी एजेंसियों ने AAA की रेटिंग दी है। सिंगापुर महिलाओं के लिए भी बेहद सुरक्षित है। हालांकि सिंगापुर में आपको सड़क पर गश्त करती पुलिस कम दिखेगी, लेकिन बेहतर सर्विलांस सिस्टम की बदौलत सिंगापुर में अपराधों का आंकड़ा बेहद कम है। सिंगापुर से राहुल सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं फैशन और खूबसूरती का सेलिब्रेशन। पेरू में लीमा फैशन वीक चल रहा है, जहां पेरू के टॉप डिजाइनर्स अपना कलेक्शंस पेश कर रहे हैं और कलेक्शंस में एना मारिया का कलेक्शन खास रहा, जो पेरिस और मियामी फैशन वीक में भी डिस्प्ले किया जा चुका है। आप भी देखिए। मुझे ना
फैशन वीक देख लिया और द वर्ल्ड टुनाइट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।